नमस्कार। आज हम अ, जल जीवन मिशन से जुड़े ऐसे कुछ खास जानकारियाँ लेकर हाजिर हैं, जिस पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और खासकर तकनीकी कार्मिकों द्वारा जो 13 प्रशिक्षित कार्मिक हैं ग्राम पंचायतों से जिनको जल जीवन मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अभी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया है क्योंकि कई जगह परियोजना अभी निर्माणाधीन है। ऐसी स्थिति में इनके सवालों का जवाब देने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आज हम 13 तकनीकी कार्मिकों के उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, जो अक्सर उनके द्वारा पूछे जाते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा साल 2019 में 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाल किले के प्राचीर से यह घोषणा की गई थी कि आने वाले साल 2024 तक प्रत्येक घर को, चाहे वो दूर-सुदूर के गाँव हों या मैदानी इलाकों के गाँव हों, उन प्रत्येक घरों को टोटी से जल यानी नल से जल मुहैया कराया जाएगा। इस कड़ी में भारत सरकार प्रदेश सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर तेजी से कार्य कर रही है और निर्धारित समय में लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ अग्रसर है। इसमें पंचायतों की भी प्रमुख भूमिका निर्धारित की गई है। पंचायतें इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रही हैं और सभी ग्राम पंचायतों में सक्रिय रूप से जो पानी समितियां हैं, वीडब्ल्यूएस यानी ग्राम पेयजल स्वच्छता समितियां हैं, उनको सक्रिय किया जा चुका है। इसके अध्यक्ष के रूप में प्रधान और सचिव के रूप में गांव के सेक्रेटरी को सेक्रेटरी बनाया गया है, जो एक कमेटी गांव के जल जीवन मिशन के तहत पानी की सप्लाई और निर्बाध आपूर्ति के लिए स्वच्छ पेयजल मुहैया उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। अब आपको बता दें कि जो 13 कार्मिक हैं, उनके क्या-क्या काम होंगे, उनके टूल बॉक्स क्या होंगे और उनकी नियुक्ति क्यों की गई है। सबसे पहले हम बता दें कि जो जब ये परियोजना चालू हो जाएगी तब इन 13 कार्मिकों की सक्रिय रूप से भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर नल का जो स्रोत है, जहाँ से पानी सप्लाई हो रही है, पेयजल का स्रोत है, अगर वो सूख जाता है, पाइपलाइन सप्लाई की जगह पर कहीं लीकेज होने से प्रदूषित हो जाता है या किसी तरीके की तकनीकी खराबी आ जाती है, इन सभी तरह की समस्याओं का निराकरण के लिए, सभी तरह की तकनीकी खराबियों को दूर करने के लिए ही 13 तकनीकी कार्मिकों का प्रशिक्षण किया गया है। इसमें अ, राजमिस्त्री के रूप में 3, प्लम्बर 2, इलेक्ट्रीशियन 2, फिटर 2 और मोटर मैकेनिक 2 और पंप ऑपरेटर 2। इस तरीके से 6 दूनी 12 कार्मिक ऐसे और एक एक्स्ट्रा जो है राजमिस्त्री के रूप में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें कि जो ये तकनीकी कार्मिक हैं, इनके टूल किट में कौन-सी चीज़ें होंगी और क्या इसका इस्तेमाल ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम बता दें कि जो टूल किट है, वह स्टोर रूम जो बनाया गया है पंप हाउसों पर, जहाँ पर पानी की टंकी बनी है, जहाँ पर मोटर लगा है, जहाँ से पानी की सप्लाई निर्बाध सप्लाई शुरू की जाती है, वहाँ के पंप हाउस में पीवीसी पाइप होना चाहिए। पीवीसी पाइप इसलिए क्योंकि उसमें जंग नहीं लगती है। दूसरा हम बात करें कि नल यानी टोटी जो है, अगर किसी की टोटी टूट जाती है, पानी की सप्लाई बाधित होती है, तो उसके लिए स्टोर रूम में टोटी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ पाइप फिटिंग के लिए ज़रूरी औजार होने चाहिए, स्पेयर पार्ट होने चाहिए, एल्बो होने चाहिए, लुब्रिकेंट होने चाहिए, ऑयल होना चाहिए, ग्रीस, वाल्व, नट बोल्ट, ये सारी चीज़ें पंप हाउस के स्टोर रूम में होनी सुनिश्चित करनी होंगी और ये काम गाँव के 13 तकनीकी कार्मिक जो प्रशिक्षित किए गए हैं, उनका होगा। साथ ही पानी प्रदूषित ना हो, उसका नियमित जाँच के लिए जाँच किट होनी चाहिए, क्लोरीन की गोलियाँ होनी चाहिए, साफ-सफाई के लिए ब्लीचिंग पाउडर होना चाहिए और हाँ, सबसे अहम बात, गाँव में किन-किन रास्तों से, किन-किन गलियों से पाइपलाइन बिछी गई है, किन घरों को नल का कनेक्शन दिया गया है, इसकी जानकारी के लिए सबसे अहम दस्तावेज जो है, वह है नक्शा। तो गाँव के पूरे पाइपलाइन सप्लाई का एक नक्शा जो अप्रूव्ड नक्शा है, जो निर्माण कार्यदायी एजेंसी द्वारा अप्रूव कराया जाता है, वह नक्शा भी स्टोर रूम में 13 कार्मिक जो है, तकनीकी कार्मिक हैं, उनके पास उपलब्ध होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि इसमें अगर प्लम्बर फिटर की बात करें, उनकी कार्य उत्तरदायित्व क्या है, वो कैसे काम करेंगे और कैसे तकनीकी खराबी आने पर वो अपनी भूमिका निभाएँगे, उसकी बात करें। क्योंकि अक्सर हमारे पहले के वीडियोज़ आए हैं, जल जीवन मिशन से संबंधित खासकर तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण से जुड़े, उसमें अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन के द्वारा कि कौन-कौन से ऐसे
औज़ार होने चाहिए, कौन-कौन से ऐसे काम हैं जो उनको करना होगा। क्योंकि प्रशिक्षण में उनको औज़ार मुहैया कराए जा चुके हैं। सभी जितने भी 13 तकनीकी कार्मिक हैं, उनको प्रशिक्षण प्रशिक्षण में जल जीवन मिशन की तरफ से, तकनीकी ट्रेनिंग एजेंसी की तरफ से औज़ार मुहैया कराए गए हैं। लेकिन एक बार मैं फिर से बता दूँ कि अगर प्लम्बर और फिटर की बात करें तो उनके लिए अलग-अलग साइज़ के पाइप के टुकड़े होने चाहिए जिससे कभी भी सप्लाई बाधित होने पर उसको जोड़ करके सही कर पाएँ। साथ ही थ्रेड कटाई मशीन होना चाहिए, सॉकेट होना चाहिए जिससे हम पाइप को अलग-अलट काटने के बाद फिर से जोड़ सकें। साथ ही सीमेंट होना चाहिए क्योंकि हम जहाँ पर खुदाई करेंगे वहाँ से फिर से यथास्थिति हमको बनाना होगा। साथ ही एल्बो नट होना चाहिए, बोल्ट होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी टूल्स पाइप सप्लाई में ज़रूरी होते हैं, वह प्लम्ब ऑपरेटर के पास होने चाहिए। अगर हम पाइप रिंच की बात करें तो एक तो पाइप रिंच कभी क्योंकि हमको लीकेज के दौरान कई बार पाइप रिंच से पाइप को खोलना पड़ता है। तो हमें पाइप रिंच की ज़रूरत पड़ती है, प्लम्बर और फिटर के तौर पर हमको चेन रिंच की ज़रूरत पड़ती है, स्पैनर नट रिंच की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम किसी भी टोंटी, किसी भी जोड़ को आसानी से खोल पाएँ और उससे जुड़े तमाम और औजार और रिंच की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें निर्माण के दौरान और कौन-सी चीज़ें ज़रूरी होंगी, तो उसमें एक तो तसला की ज़रूरत हमको पड़ेगी, बाल्टी की ज़रूरत पड़ेगी, लंबे तार होने चाहिए जिससे हम चीज़ों को खींच करके जोड़ पाएँ और फावड़ा भी होना चाहिए क्योंकि हमको अक्सर खुदाई की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये सभी पाइपलाइन ज़मीन के 1 मीटर अंदर से डाली गई हैं। तो ऐसे में खुदाई के लिए फावड़े की ज़रूरत पड़ेगी और लीकेज ना हो उसके लिए हमको ग्लैंड डोरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कभी भी ऐसी स्थिति आती है कि जब लीकेज हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो प्लम्बर है, जो फिटर है, वह इन सारी चीज़ों को अपने पास रखे और कभी भी पाइप सप्लाई में खराबी होने पर, लीकेज होने पर और किसी तरह की पानी सप्लाई बाधित होने पर इन चीज़ों का उपयोग करके गाँव वालों के निर्बाध पानी आपूर्ति का काम सुनिश्चित करता रहे। हम बात करने वाले हैं पंप ऑपरेटर की। इसमें अहम भूमिका पंप ऑपरेटर की भी होती है क्योंकि जब हम मोटर चालू करते हैं तो ऊँचाई से पानी नीचे बड़ी तेज़ी से फ्लो में आता है और वह पानी फिर लोगों के घरों तक पाइप के ज़रिए, टोंटी के ज़रिए पहुँचता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम पंप ऑपरेटर के तौर पर वाल्व खोलने जाएँ, तो धीरे-धीरे वाल्व को खोलें जिससे प्रेशर पड़ने पर वाल्व खराब ना हो, पानी सप्लाई बाधित ना हो। और इसके अलावा हमको बंद करने के दौरान भी प्रेशर को वाल्व को धीरे-धीरे ही बंद करने की आदत डालनी होगी क्योंकि अचानक बंद करने से पाइप फटने का डर हो जाता है। हम बात करें प्रेशर ज़्यादा हो जाने पर पाइप तेज़ी से फटता है और पूरे एक जगह पाइप फटने के बाद पूरे गाँव की सप्लाई बाधित हो सकती है। इसलिए पंप ऑपरेटर बड़ी ही अहम ज़िम्मेदारी के साथ पाइप सप्लाई को निर्बाध आपूर्ति के रूप में जारी रखेगा। साथ ही टंकी ओवरफ्लो ना हो क्योंकि हमको जो पानी है, पानी का स्रोत स्वच्छ पेयजल का स्रोत है, वो धरती में कम बचा है और उसको लंबे समय तक हमको जल स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए पानी का जो बर्बादी है रोकने के लिए हमको टंकी को कभी भी ओवरफ्लो होने से रोकना होगा क्योंकि जब भी पानी की टंकी ओवरफ्लो होगी तो जो स्वच्छ पानी जमीन के अंदर से आ रहा है वो बर्बाद होगा। ऐसे में हम प्रकृति के साथ प्रकृति का नुकसान भी करेंगे और हम यह भी करें कि जब भी खुदाई हो रहा हो तो हमारे पास एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए पंप ऑपरेटर के तौर पर जिस पर यह लिखा हो कि काम चालू है। यानी कई बार क्या होता है कि हम गड्ढे खोद देते हैं और जाने में आदमी पशु-पक्षी भी उसमें गिर जाते हैं और उनका जान-माल की नुकसान हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में काम चालू होने का बोर्ड लगा होना ज़रूरी है। पंप ऑपरेटर के पास अ, पानी सप्लाई का रजिस्टर होना चाहिए। अलग-अलग रजिस्टर होते हैं, कितने बजे पानी सप्लाई किया गया, कितने बजे बंद किया गया। बिजली का रीडिंग क्या है, जो सोलर पैनल लगा है वो कितनी देर चला, क्या समस्याएँ आईं और कितना किसी के यहाँ ऐसा तो नहीं कि पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। वो सारी चीज़ें, सारी सूचनाएँ जल जीवन मिशन के से जुड़ी हुई, पानी सप्लाई से जुड़ी हुई पंप ऑपरेटर अपने पास रजिस्टर में मेंटेन करेगा और यह रजिस्टर जल जीवन मिशन ग्रामीण जो एक्सईएन है, जो अधिशासी अभियंता हैं जिसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहा जाता है, उनके ज़रिए पंप ऑपरेटर्स को उपलब्ध कराया जाएगा। और सबसे अच्छी बात आपको बता दें कि ग्राम पंचायत द्वारा जो सैलरी का निर्धारण है, मैं आगे बताऊँगा कैसे सैलरी दी जाएगी क्योंकि थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट अब सरकार ने क्लियर कर दिया है और आने वाले समय में सबको यह क्लियर हो जाएगा कि उनको कितनी सैलरी मिलेगी और सैलरी कहाँ से मिलने वाली है।
तो लोगों के इस सवाल का जवाब भी इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर हम बात करें कि खराबी अगर हो जा रही है, इसका भी ब्यौरा जो है पंप ऑपरेटर अपने पास रखेगा। साथ ही वह प्लम्बर के साथ मिल करके लीकेज चेक करना उस और लीकेज की वजह से पानी होने वाले पानी के प्रदूषण को भी चेक करने की ज़िम्मेदारी निभाएगा और प्लम्बर और जो फिटर है उनके ज़रिए इस तरह की समस्याओं को दूर करने में भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा। अब हम बात करते हैं राजमिस्त्री की। जितने भी निर्माण कार्य होंगे, खुदाई के बाद कहीं पर फर्श टूट जाता है, कहीं पर तोड़-फोड़ होती है, तो उसमें राजमिस्त्री अपना भूमिका निभाएगा और किसी तरह का इलेक्ट्रिकल फ़ॉल्ट होने पर जो इलेक्ट्रीशियन है, वो इलेक्ट्रिकल फ़ॉल्ट दूर करेगा। कहीं पर स्विच बोर्ड जल जाता है, कहीं मोटर जल जाता है। इन सारी समस्याओं का समाधान जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेंड हुए हैं, उनको करना होगा। तो यह तो हुई जानकारी उनकी भूमिकाओं के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कितना सैलरी इनको दिया जाना है। देखिए जो ये सैलरी दी जानी है ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति जिसको हम बीडब्ल्यूएससी कहते हैं, प्रधान जी की अगुवाई में उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा उनके गाँव से ही अनुसूचित जाति और जनजाति की 25% महिलाओं की ये जो 15 लोगों की कमेटी है, इसमें प्रधान और सचिव को अगर छोड़ दिया जाए तो कुल टोटल 13 सदस्य होंगे। इन 13 सदस्यों में 25% ऐसी महिलाएँ होंगी जो एससी या एसटी कमिटी से आती होंगी। इसके अलावा 50% टोटल महिलाओं को इसमें मेंबर बनाना होगा, यानी 6 से 7 महिलाएँ इसमें मेंबर होंगी और इसमें जो अलग-अलग पूर्वें हैं, उनसे भी इन सदस्यों को शामिल करना होगा। इसमें 25% ऐसे लोग होंगे जो गाँव के निर्वाचित सदस्य होंगे, जिनको चुनाव में पंचायत चुनाव में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, उसमें इनको निर्वाचित करके और सदस्य चुना गया है। तो इस तरीके से जो 15 लोगों की कमेटी है, ये 15 लोगों की कमेटी निर्धारित करेगी कि जो पेयजल का शुल्क है, मंथली यूज़र चार्ज है कितना महीने का पानी का चार्ज लिया जाएगा, वो निर्धारित करेगी। अक्सर अभी तक सभी ग्राम पंचायतों में ₹50 का नाम मात्र का शुल्क लिया गया जा रहा है। इस नाम मात्र के शुल्क से जो ये 13 कार्मिक हैं, इनको सैलरी दिया जाना है और जितनी भी टूट-फूट होगी, उनको जो है इसी से मरम्मत का कार्य भी किया जाना है। लेकिन घबराइए मत, सरकार इसके अलावा भी राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग चल रहा है, पंचवर्षीय योजना के समाप्ति के बाद वित्त आयोग बनाए गए थे। इन वित्त आयोगों के ज़रिए भी इस जल जीवन की निर्बाध संचालन के लिए, इसके खर्चों को चलाने के लिए सरकार द्वारा फंड दिए जाएँगे, फंड मुहैया कराए जाएँगे। तो ऐसे में किसी तरीके की पैसे की कमी चाहे वो तकनीकी कार्मिक हों उनको नहीं आने वाली है। तो सभी तकनीकी कार्मिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि उनके पेमेंट की, उनके सैलरी की समस्या सरकार वित्त आयोग के पैसे के ज़रिए भी पूरा करने वाली है। इस तरह के जितने भी वीडियो आप चाहते हैं, जितनी भी जानकारियाँ चाहते हैं जल जीवन मिशन से जुड़ी जितनी जानकारियाँ चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ जिससे हम आपके सवालों का जवाब दे पाएँ और आपकी समस्या का समाधान कर पाएँ। दोस्तों हम बता दें जल जीवन मिशन आने वाले अब 2023 चल रहा है, हम 24 तक इन सारे लक्ष्यों को पूरा करने वाले हैं। एफएसटीसी जिसको हम फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन कहते हैं, यानी कार्यशील नल कनेक्शन, घरेलू नल कनेक्शन। एक घरेलू नल कनेक्शन का मतलब है कि वो टोटी जो आपके दरवाजे पर लग रही है, उससे निर्बाध स्वच्छ पेयजल मुहैया, पीने योग्य पानी मुहैया हो रहा है। इसको लगाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। आपके दरवाजे पे आईएसए यानी इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी के कोई भी कर्मचारी आते हैं, आधार कार्ड माँगते हैं, मोबाइल नंबर माँगते हैं और प्रधान जी के ज़रिए नल कनेक्शन देने की बात करते हैं, तो उनको यह आसानी से उपलब्ध कराएँ, जिससे सरकार इस योजना के उद्देश्यों को और लक्ष्य को समय-समय प्राप्त कर पाए। धन्यवाद। फिर ऐसे ही वीडियो में हम हाज़िर होंगे। नमस्कार।